दोस्तों नमस्कार। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है एंशियंट ग्रीस प्री हिस्टोरिक पीरियड पार्ट 2, यानी ब्रॉन्ज एज इन ग्रीस। ग्रीस में कांस्य युग। पार्ट 1 में हमने स्टोन एज ग्रीस के बारे में बात की थी। अगर आपको स्टोन एज ग्रीस के बारे में जानना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो स्टोन एज ग्रीस वाला वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब इस ब्रॉन्ज एज इन ग्रीस के अमेजिंग टॉपिक को शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ब्रॉन्ज एज यानी कांस्य युग। नाम से ही क्लियर है कि उस युग में हथियार बनाने के लिए और यूटिलिटी की चीज़ें बनाने के लिए ब्रॉन्ज मेटल का यूज़ बढ़ने लगा। ब्रॉन्ज एज की शुरुआत ग्रीस में 3200 बीसी यानी जीसस क्रिस्ट के जन्म से 3200 साल पहले हुई थी, और 1100 बीसी आते आते जब आयरन यानी लोहे का उपयोग ज़्यादा बढ़ने लगा, तब ये जो पीरियड है ये एंड हो गया। ब्रॉन्ज एज की एंडिंग हो गई। अब मैं आपको बता दूं कि ब्रॉन्ज एज 3200 बीसी से 1100 बीसी तक चली, और इस पूरे पीरियड को, जैसे हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, स्टोन एज, फिर ब्रॉन्ज एज और फिर उसके बाद आयरन एज। तो ब्रॉन्ज एज को भी फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है अर्ली ब्रॉन्ज एज। अर्ली ब्रॉन्ज एज चला 3200 बीसी से 2100 बीसी तक। फिर उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है वो है मिडल ब्रॉन्ज एज। मिडल ब्रॉन्ज एज चली 2100 बीसी से 1550 बीसी तक। फिर उसके बाद लेट ब्रॉन्ज एज 1550 बीसी से 1100 बीसी तक चली। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ग्रीस में कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूडेड हैं। ग्रीस में एक तो ग्रीक मेनलैंड जो है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, और साथ में उसके साथ साइक्लेडिक आइलैंड्स, जो एजेंसी में जो आइलैंड्स मौजूद हैं उनको साइक्लेड्स बोला जाता है, और साइक्लेडिक आइलैंड भी बोला जाता है। तो साइक्लेडिक आइलैंड्स ग्रीस का ही पार्ट हैं। फिर उसके बाद जो आइनियन सी में जो आइलैंड्स मौजूद हैं वो भी, और एक आइलैंड है क्रेटे आइलैंड, जो ग्रीस मेनलैंड के बाद सबसे बड़ा आइलैंड है क्रेटे आइलैंड। ये सारे पार्ट्स ग्रीस में इंक्लूडेड हैं। और जो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो अर्ली ब्रॉन्ज एज और मिडिल ब्रॉन्ज एज और लेट ब्रॉन्ज एज, ये कैटेगरीज ब्रॉन्ज एज की थी, और फिर जो ये कैटेगरीज थी इनके भी सब ग्रुप्स थे। मतलब अर्ली ब्रॉन्ज एज, मिडिल ब्रॉन्ज एज और लेट ब्रॉन्ज एज, इनको भी फिर से डिवाइड किया गया था सब ग्रुप्स में। जैसे अर्ली ब्रॉन्ज एज को अर्ली ब्रॉन्ज एज 1, अर्ली ब्रॉन्ज एज 2, अर्ली ब्रॉन्ज एज 3 ऐसे डिवाइड किया गया था, और वैसे ही मिडिल ब्रॉन्ज एज और वैसे ही लेट ब्रॉन्ज एज को। और पूरे ब्रॉन्ज एज, इस पूरे पीरियड में 3 सिविलाइजेशंस, 3 सभ्यताएं पूरे युग में, इस पूरे पीरियड में उभर कर आई। 3 सभ्यताओं का विस्तार हुआ ग्रीस में। पहली जो सभ्यता थी, पहली सिविलाइजेशन थी, वो थी साइक्लेडिक सिविलाइजेशन, जो कि साइक्लेड्स नाम के साइक्लेडिक आइलैंड्स हैं एजेंसी में, वहाँ पे विकसित हुई। जो दूसरी जो सिविलाइजेशन थी वो मिनोअन सिविलाइजेशन, मिनोआ सभ्यता, जो कि क्रेटे नाम के आइलैंड पर विकसित हुई। फिर उसके बाद जो थर्ड सिविलाइजेशन थी माइसीनियन सिविलाइजेशन का विस्तार, जो मेन ग्रीक लैंड है, मेन लैंड, वहाँ पे माइसीनियन सिविलाइजेशन का विस्तार हुआ। इस वीडियो में हम मेनली साइक्लेडिक सिविलाइजेशन की बात करने वाले हैं, जो कि साइक्लेडिक आइलैंड्स जो कि एजियन सी में है, वहाँ पे जिस सभ्यता का विस्तार हुआ। अर्ली ब्रॉन्ज एज, जो कि ब्रॉन्ज एज की फर्स्ट कैटेगरी है, उसको भी काफ़ी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और जो पहली कैटेगरी है अर्ली ब्रॉन्ज एज फर्स्ट में, साइक्लेडिक नाम की सभ्यता, साइक्लेडिक नाम की साइक्लेडिक सिविलाइजेशन का विस्तार हुआ था। एजेंसी में 200 से ज़्यादा आइलैंड्स हैं जिनको साइक्लेडिक आइलैंड बोला जाता है। साइक्लेडिक आइलैंड क्यों बोला जाता है? क्योंकि साइक्लेडिक का मतलब होता है एनसर्कलिंग, मतलब एक वृत्तीय घेरे में होना। तो जो एजेंसी के आइलैंड्स हैं ये सारे वृत्तीय घेरे में हैं, इसलिए इनको साइक्लेडिक आइलैंड्स बोला जाता है। 1898 में क्रिस्टोसाउंटस नाम के एक ग्रीक आर्कियोलॉजिस्ट ने ग्रीस के अलग अलग हिस्सों में खुदाई की थी, और ये आइलैंड्स जो एजेंसी में जो साइक्लेडिक आइलैंड्स हैं यहाँ पर भी खुदाई की थी। और इस एरा, जो अर्ली ब्रॉन्ज एज एरा से रिलेटेड आर्टिफैक्ट सामने आए हैं, उन्होंने खोजी हैं काफ़ी मूर्तियाँ, जो फीमेल स्कल्पचर्स होती हैं, फीमेल फिगरिन्स काफ़ी मात्रा में उन्होंने खोजी हैं वहाँ पे। और मैं ये बात बताना चाहूँगा कि जहाँ पे भी उन्होंने खुदाई की है वो उस टाइम अर्ली ब्रॉन्ज एज फर्स्ट एरा में वो बरियल साइट्स होती थी। बरियल का मतलब वहाँ मृत लोगों को दफनाया जाता था।
अब जैसे जैसे नियोलिथिक न्यू स्टोन एज एरा का एंड हुआ और मतलब समय बीतता गया, तो लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन आया और ऑक्यूपेशंस में भी बदलाव आया। तो जो लोगों का मेन ऑक्यूपेशन था साइक्लेडिक सिविलाइजेशन में, क्योंकि आइलैंड वाला एरिया था सारा, एजेंसी में अलग अलग आइलैंड्स थे, तो इसीलिए जो मेन जो ऑक्यूपेशन था वो था फिशिंग। जो छोटे आइलैंड्स थे, जो छोटे साइक्लेडिक आइलैंड्स थे, वहाँ पे फिशिंग विलेजेस एस्टाब्लिश हुए, मतलब टोटली फिशिंग वहाँ का ऑक्यूपेशन था। और जो थोड़े से बड़े आइलैंड्स थे, वहाँ के जो तटीय क्षेत्र थे, वहाँ फिशिंग होती थी। और जो रेस्ट पार्ट है, जो बीच वाला पार्ट है, वहाँ पे मेनली जो फसलों का उत्पादन किया जाता था। कौन सी फसलें थी? गेहूं और जौ टाइप की फसलें उगाई जाती थी। और पशुओं के बारे में बात करें तो मेनली सुअर और भेड़ और साथ में बकरी, इन जानवरों को ही वहाँ पे पाला जाता था। और जो वहाँ की जो सबसे फेमस आर्ट थी, मतलब उस ऑक्यूपेशन था, जो सबसे बड़ा और सबसे मेन ऑक्यूपेशन था, सबसे यूनिक ऑक्यूपेशन था, वो था वहाँ की स्कल्पचर। मतलब वहाँ की एक यूनिक आर्ट थी। वो लोग जो फीमेल फिगरेंस बनाते थे, और अलग टाइप की मेल भी फिगरेंस होती थी, फीमेल फिगरेंस भी होती थी, और डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस में होती थी ये फिगरेंस, ये मूर्तियाँ। और वो वाइट मार्बल से बनाते थे ये सारी चीज़। साइक्लेडिक सिविलाइजेशन सबसे ज़्यादा फेमस है अपनी फ्लैट फीमेल फिगरेंस के लिए। वैसे तो मेल फिगरेंस भी बनती थी, मेल स्कल्पचर्स भी बनते थे वहाँ पे, पर इतनी नहीं। ज़्यादा फेमस है फीमेल फिगरेंस, क्योंकि उनका तरीका अलग था बनाने का, और उनकी जो आर्ट थी वो एक यूनिक आर्ट थी। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, वो लोग व्हाइट मार्बल को कार्व करके बनाते थे, बाद में उनको पॉलिश कर दिया जाता था। 1400 के आसपास, मतलब 1400 के आसपास ये मूर्तियाँ आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पे खुदाई के समय डिस्कवर की गई, वहाँ पे खुदाई के समय मिली हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। और इन जो फीमेल फिगरेंस हैं, इनकी काफ़ी कैटेगरी, इन फिगरेंस की, टोटली फिगरेंस की काफ़ी कैटेगरीज भी थी। सबसे ज़्यादा जो फेमस वेराइटीज़ मानी जाती हैं, वो ग्रोटा पेलोस नाम की कल्चर है। ग्रोटा पेलोस वहाँ पे कोई जगह का नाम है, उसमें वहाँ पे जो फिगरेंस डिस्कवर हुई, उन फिगरेंस को माना जाता है, उन फिगरेंस की वैरायटी को सबसे ज़्यादा फेमस माना जाता है। पहली वैरायटी है पेलोस वैरायटी। पेलोस वैरायटी स्कीमेटिक तरीके से बनाई जाती थी। पेलोस टाइप की फिगरेंस को, स्कीमेटिक का मतलब है उनको थोड़ा सा फ्लैट बनाया जाता था। नेचुरलिस्टिक, जो नेचुरल आदमी होता है, नेचुरल लेडी होती है, उसके हिसाब से नहीं बनाया जाता था, मतलब थोड़ा सा फ्लैट बनाया जाता था। ज़्यादा जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको नहीं दिखाया जाता था, और स्ट्रेट होती थी काफ़ी, कोई भी लेग नहीं होती थी, और साथ में वोयलिन शेप्ड। वोयलिन का मतलब जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है वोयलिन, उसके शेप में होती थी ये जो फिगरेंस थी। और जो दूसरी कैटेगरी है प्लास्टिरस। प्लास्टिरस कैटेगरी में वे सारी मूर्तियाँ, वे सारी स्कल्पचर्स इंक्लूडेड हैं जो थोड़ी सी नेचुरलिस्टिक थी। मतलब एक नॉर्मल लेडी होती है, उसको ध्यान में रखते हुए जो कार्व करके अच्छी तरह से अंगों को दिखाया जाता था, वो प्लास्टिरस नाम की एक कैटेगरी है, वैरायटी है, उसमें इंक्लूडेड है। जो थर्ड वैरायटी है वो है लवरस। लवरस कैटेगरी में स्कीमेटिक और साथ में नेचुरलिस्टिक दोनों ही कैटेगरीज इंक्लूडेड थी। दोनों ही कैटेगरीज को कंबाइन कर रखा था लवरस वैरायटीज में। और काफ़ी ज़्यादा मतलब वो नहीं होती थी, ये साइज इनका ज़्यादा बड़ा नहीं होता था, थोड़ा सा ठीक ठाक साइज होता था, 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ी नहीं होती थी प्लास्टिरस और लवरस। इनके अलावा केरोस और साइरोस नाम की 2 जगह हैं, वहाँ पे भी काफ़ी फिगरेंस मिली है डिस्कवरी के बाद, और वहाँ पे भी काफ़ी वेराइटीज़ थी। पहली वैरायटी है कैप्सुला। कैप्सुला वैराइटीज़ पे वे सारी फिगरेंस इंक्लूडेड हैं, जिनमें जो हिप्स होते हैं और जो शोल्डर होते हैं वो नैरो थे, स्मॉल इन साइज थी, काफ़ी साइज 30 सेंटीमीटर से भी कम था इस वैरायटी की जो फिगरेंस थी उनका। और साथ में फीचरलेस फेसेस होते थे। और जो सेकंड कैटेगरी है, सेकंड वैरायटी है स्पेडोस। स्पेडोस में वे सारी इंक्लूडेड थी जिनका साइज काफ़ी बड़ा था, काफ़ी इलोंगेटेड थी, मतलब जो काफ़ी लॉन्ग साइज था, काफ़ी लंबी थी वो। और साथ में वे भी सारी इंक्लूडेड हैं जो ग्रुप्स में थी, मतलब ग्रुप्स था, आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, 3 का या 4 का। और साथ में वे इंक्लूडेड हैं जिनका जो शेप, हेड का जो शेप होता था, जो मुंह का शेप होता था, वो यू शेप थी ये। थर्ड जो कैटेगरी है वो है डोकाथिस्माटा। डोकाथिस्माटा में वे सारी इंक्लूडेड हैं जिनकी जो चेस्ट होती है और जो शोल्डर होते हैं वो काफ़ी ब्रॉड थे, ये काफ़ी लंबी थी सही में डोकाथिस्माटा वैरायटी की जो फिगरेंस थी, और काफ़ी
मतलब स्ट्रेट और फीचरलेस फेसेस की होती थी। जो फोर्थ कैटेगरी और लास्ट कैटेगरी है वो चिलिंड्रियानी में और डोकाथिस्माटा में यही डिफरेंस था कि जो चिलिंड्रियानी में फेस जो था वो ट्रायंगल शेप का होता था, मतलब त्रिभुजाकार होता था। यही डिफरेंस है, जो यही वेराइटीज़ कैटेगराइज कर रखी हैं आर्कियोलॉजिस्ट ने, अलग अलग कैटेगरीज। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मतलब ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों इन मतलब क्या पर्पस था इन मतलब मूर्तियों का, इन स्कल्पचर्स का क्या यूजेस थे, मतलब लोगों ने इन मूर्तियों को क्यों बनाया था। तो कई लोगों का मानना है, कई हिस्टोरियंस का मानना है कि इनको गॉड यानी भगवान के तौर पर यूज किया जाता था, इनकी पूजा की जाती थी। कई लोगों का मानना है कि चिल्ड्रंस के टॉयज होते थे, मतलब जो बच्चे होते हैं उनको उनके खेलने के लिए यूज होते थे। पर जो आर्कियोलॉजिस्ट ने ट्रू फैक्ट्स बताए हैं, क्योंकि ये बरियल साइट्स, उस जमाने में जो बरियल साइट्स होती थी जहाँ पे दफनाया जाता था लोगों को, मृत लोगों को, वहाँ से मिली हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया है कि ये एक टाइप की फ्यूनरल एक्टिविटी होती है, जो देह संस्कार जो एक्टिविटी होती है, देह संस्कार की जो क्रिया होती है उसका एक पार्ट थी। कल्चरल टू कल्चरल डिफरेंस होता है, हो सकता है फ्यूनरल एक्टिविटीज़ में, जैसे अलग अलग रिलीजियंस में होता है। और 1993 तक काफ़ी ये मूर्तियाँ म्यूजियम में रखी जा चुकी थी, और 1993 में आकर फरवरी में इन 60% मूर्तियाँ, 1400 मूर्ति थी टोटल, उसमें 60% मूर्तियाँ चुरा ली गई, और सिर्फ अभी 40% मूर्तियाँ ही बाकी हैं म्यूजियम्स में। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा, ये हमें कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और साथ में शेयर कीजिए वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।